रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और साथ में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनका जनता से नाता है। आज मैं अपने स्टूडियो में नोफा यानी नोएडा अथॉरिटी फेडरेशन ऑफ AOA के अध्यक्ष राजीवा सिंह जी से बात कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। राजीवा जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और मेरे बहुत एक सम्मान है कि एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मेरी आज बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीवा जी ये बताइए, जिस तरह गुड़गांव की घटना हुई है और नोएडा ग्रेट नोएडा में सैकड़ों बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और अब स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात उठने लगी है, तो किस तरह की भूमिका यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के साथ साथ जो संबंधित एजेंसियां हैं उनकी है? आपने इस बारे में पिछले दिनों कुछ विचार व्यक्त किए थे। जनता के लिए हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए, इस तरह के मुद्दों पर क्या सोचते हैं आप? जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। ये एक जो आपने मुद्दा उठाया है शर्मा जी, ये जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का जो है और लोगों का हाई राइज सोसाइटीज में जो डर एक बन गया है, खासकर ये जो गुड़गांव में एक थोड़े दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो कि एक चीज हुई है और उससे एक भय का माहौल बन गया है हाई राइज सोसाइटीज में जितने भी लोग रहते हैं। और उसके दो तीन मुख्य कारण हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि ये जो हाई राइज सोसाइटीज है, इसको जब बनाया जाता है तो इसका जो है इसकी देख रेख या OCs जो मिलते हैं, इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं, वो जब प्राधिकरण जो देते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें कुछ ऑडिट होता भी है कि नहीं उस समय, या सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे लगा दिया जाता है। देखिए, जो भी एक हाई राइज सोसाइटीज में रहने जाता है, जो रेजिडेंट उससे खरीदता है, जो बायर खरीदता है, वो सबसे पहले ये होता है कि ये जो लाइफ होती है इन बिल्डिंग्स की, वो कहा जाता है कि लगभग 60 से 70 साल तक का इसका जीवन होता है इन बिल्डिंग्स का। now, इसमें मुद्दा आ जाता है कि अभी देखा गया है कुछ बिल्डिंग्स पे जो है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद प्लास्टर गिरने लगता है, क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अब और एक दूसरी समस्या ये है कि साइस्मिक जोन में भी आता है। ये जो हमारा जो ये रीजन है पूरा, ये एक साइस्मिक जोन है 4 या 5 में जो आता है, जो सबसे मैक्सिमम है। तो अब लोगों के दिल में ये भी डर है कि अगर ऑडिट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, जब प्लास्टर गिर रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो क्या पता ये सेस्मिक जोन में इन्होंने बनाया भी कि अगर एक बार कभी भूकंप आ गया तो सारी की सारी बिल्डिंग्स ढह ना जाए, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये देखते हुए कि इसमें कहीं ना कहीं गैप है बहुत। एक देखिए, कानून तो बहुत बना है, कानून सबके लिए बनाया गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून नहीं बना है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है इसके लिए वो अपना काम कर रही है कि नहीं। अभी जब हैंडओवर होता है सोसाइटी का, तो उसमें कई बार ये होता है कि इसमें चीजें देखी नहीं जाती हैं, ओवरलुक करी जाती हैं अथॉरिटी के द्वारा। अभी रेरा का फॉर्मेशन हुआ, अब रेरा भी क्या अपना काम कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है कि नहीं, ये सारे गैप्स हैं। मतलब मेरा जो पूरा मुख्य कारण ये है कि कानून बना हुआ है, लेकिन जो बिल्डर्स में है और बायर्स में है और अथॉरिटी में एक बड़े गैप्स हैं। और अल्टीमेट सफर लेकिन जो है, अल्टीमेट सफर जो है हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा। बिल्कुल। तो यही है, मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए कि जब हैंडओवर होता है सोसाइटी का, जब AOA का फॉर्मेशन होता है और AOA को बिल्डर जो हैंडओवर करता है, उसमें प्राधिकरण का भी रोल हो कुछ ना कुछ। जैसे देखिए, एक बायर जो होता है, हमें एक देखना पड़ेगा कि जैसे मैं एक बायर हूँ अगर, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी सिविल बॉडी क्या है, उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ठीक है, वो पेपर्स में तो सब कुछ पूरा ठीक बना होता है, लेकिन उसका प्रॉपर ऑडिट हुआ है कि नहीं। अभी आप देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास है सुपरटेक का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोएडा में बोला है उसे गिराया जाएगा। तो आज ये 3 साल बाद क्यों गिराया जा रहा है? इसका मतलब उसका पहले किसी ने देखा ही नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। ये रोका नहीं गया काम जब ये काम कर रहे थे, इसमें भी कोर्ट को आना पड़ा। इसका मतलब गैप है, बहुत जबरदस्त गैप है जो अथॉरिटी के और जो बिल्डर के बीच में है।
तो इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि जब भी हैंडओवर होता है सोसाइटी का जब बिल्डर के द्वारा, तो उसमें नोएडा अथॉरिटी का रोल होना चाहिए, जो कि आज की डेट में नहीं होता। वो सिर्फ एक ओसी दे देते हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसके भरोसे रेजिडेंट जो है उसमें खरीद के वहां पर पहुंच जाता है अपने, और बाद में कुछ ही साल बाद उसको रियलाइज होता है कि भैया यहाँ तो इसमें ये भी दिक्कत है, इसकी बिजली भी पूर्ण रूप से नहीं ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ठीक नहीं है, इसमें सैनिटरी फिटिंग्स ठीक नहीं है, इसके जंग रस्टिंग होने लग गया है बहुत जल्दी। तो ये एक क्वालिटी जो है, क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है इस समय। मतलब एक जो हम अगर गुड़गांव की बात करते हैं जो हुआ है, देखिए सिस्टम फेलियर का है कि इट्स आई ओपनर, अगेन मैं बोलूंगा ये आई ओपनर है, और ये पूरे सिस्टम का एक फेलियर है कि कानून के होते हुए भी और अगर इस तरह की लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उसमें जाने भी गई है उसमें गुड़गांव वन में, तो एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस पर जरूर कुछ ना कुछ एक इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए कि प्रॉपर ऑडिट हो इसका। जैसे एनसीआर में बहुत सारे, क्योंकि अब गुड़गांव भी, नोएडा, ग्रेट नोएडा, ये सब एनसीआर का हिस्सा है और दिल्ली में अलग है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि दिल्ली में लिफ्ट एक्ट लगा हुआ है, ऑलरेडी दिल्ली में लिफ्ट एक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट नहीं है। क्या एनसीआर के लिए कॉमन इस तरह के प्रावधान नहीं होने चाहिए कि जिस तरीके से बिल्डिंग सेफ्टी में, जब आज से मैं जानता हूँ कि 2000 से पहले नोएडा में 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जब हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं तो उसके हिसाब से उसी तरह के रूल रेगुलेशन बनने चाहिए, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट का मामला हो, चाहे वो लिफ्ट एक्ट का मामला हो। तो इस तरह के मुद्दों पर कभी आप लोगों की चर्चा हाई लेवल पर हुई है? बिल्कुल सर, आपने आई कंप्लीटली एग्री शर्मा जी, जो आपने बोला है ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, और ये करीबन 6-7 साल से चल रही है ये कि लिफ्ट का जो एक एक्ट होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, जिससे उसको प्रॉपर जब बिल्डर हैंडओवर करता है तो उसकी कमियां जो हो, वो कमियां के लिए कुछ एक ठीक है, उसमें आपके जो कंस्ट्रक्शन एक्ट है उसमें है स्पेसिफिकेशंस लिफ्ट के लिए भी, लेकिन उसमें एक एक्ट जब तक नहीं होगा उसका फ्यूचर में उसको कैसे करना है। लाइक जब ईओए के पास आ जाती है लिफ्ट जो है, ठीक है, बिल्डर ने तो हैंडओवर कर दिया, तो उसमें उसके बाद ईओए को भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस तरह से वो लिफ्ट का वो करे। कई बार देखा गया है दुर्घटनाएं होती हैं लिफ्ट में कि लिफ्ट में फंसे रह जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम एआरएस जिसको बोलते हैं वो प्रोविजनिंग नहीं है बहुत सी लिफ्ट्स में। तो उसमें क्या होता है कि अगर अटक जाए तो 15-20 मिनट घंटों कई बार अटके रहे हैं लोग, तो वो एक बहुत समस्या, और उस पर भी काम होना चाहिए। इस बार हमने इसके लिए लिखा भी है, मैंने प्राधिकरण को भी लिखा है, बल्कि जो सेंट्रल लखनऊ से ये इसमें सुना है, मेरे को पता चला है कि वहां पर अभी उस पर कार्रवाई हो रही है। एंड होपफुली आई एम क्वाइट होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि शायद इस पर कुछ कार्रवाई हो जाए जल्द से जल्द। क्योंकि दिल्ली में ये काम फायर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस देखती है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत होता है वो, और हर साल सेफ लिफ्ट का बाकायदा रिन्यूअल होता है, उसकी ऑडिटिंग होती है, उसका जांच करते हैं, जांच करने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये लिफ्ट बिल्कुल सही है। तो ये एक पॉइंट है कि इस तरह का मामला यहाँ पे तो कोई ऐसी एजेंसी है ही नहीं जिसके अंतर्गत फायर ब्रिगेड भी जब घटना हो जाती है तब बोलती है कि इन्होंने वो नहीं ले रखा, इन्होंने वो इक्विपमेंट नहीं लगा रखे। तो लिफ्ट एक्ट भी एक ऐसा मामला है। और स्ट्रक्चरल जो ऑडिट की बात हो रही है, क्यों नहीं वो, अगर आप लोगों को जब हैंडओवर किया जाता है बिल्डर की तरफ से, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने जारी किए हैं, उनको ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए, ताकि हर सदस्य जिसने भी घर खरीदा है वो उसको पब्लिकली देख सके। क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, जब आपने किसी बिल्डर को बनाने के लिए दिया, उसने बना दिया, बनाने के बाद प्रोजेक्ट दे दिया, फिर उसने अपने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें व्यक्तिगत रूप से न सरकारी अधिकारी न कोई बिल्डर रहता। तो ऐसे मामले में आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा है कि वो जो मैं समझ रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत जरूरी चीज है कि पूरा डिजिटलाइज हो जाना चाहिए, चाहे वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज होने चाहिए, कि जब भी जो भी बायर है खरीद, सपोज देखिए, चलिए एक तो बिल्डर से हो गया, अगर कोई बायर है जो कि सेकंड परचेज में खरीदना चाहता है, सपोज एक बिल्डिंग 10 साल पहले बनी हुई है, उसमें आके कोई अगर नया खरीदना चाहता है, कोई रीसेल करना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी लाइफ कितनी है, इसमें क्या दिक्कतें हैं। मैंने तो एक और सजेशन दिया है कि हमें हर एक बिल्डिंग को
नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे 3 कैटेगरी बना दी जाए, A, B, C कैटेगरी इस तरह से बना दी जाए कि यहाँ पर 1 लाख कंस्ट्रक्शन है और उसका एक पैरामीटर्स डिफाइन करे जाए कि 1 लाख कंस्ट्रक्शन अगर हुआ है किसी सोसाइटी में तो उसको 1 लाख सर्टिफिकेशन क्यों दिया गया है, या B सर्टिफिकेशन या C से, इस तरह से कैटेगराइज होना चाहिए जिससे कि बायर हो उसे भी पता रहे कि उसे वो क्या खरीद रहा है अपना पैसा। देखिए कोई भी हिंदुस्तान में जो बायर होता है वो जनरली अपनी पूरी जमा पूंजी, जो जिंदगी की जमा पूंजी होती है, वो उस पे लगा देता है और वो चैन से रहना चाहता है। उसके उसका जीवन काल जो होता है 50 से 60 वर्ष की जो लाइफ उसमें रहना चाहता है वो एक आराम से काटना चाहता है। और अगर ये मिसिंग हो, अगर उसे ये सहूलियतें ना पता चले, उसे पता ही ना चले कि वो किस तरह की सोसाइटी में रह रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि ईज ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं। ईज ऑफ लिविंग तभी आएगी जब अथॉरिटी इस पे एक्ट करे। अथॉरिटी का एक्ट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अथॉरिटी अगर इस पे अपना हाथ पीछे नहीं कर सकती कि ठीक है हमने तो हैंड ओवर कर दिया है, एक ओसी दे दिया है इनको और अब उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मैं कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर अथॉरिटी बोलती है कि बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये क्योंकि सारा कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ है, अथॉरिटी की देखरेख में हुआ है सारा कुछ। जितना भी बिल्डर ने जो भी कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी पेपर्स पास हुए, तो बात वही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही बोला कि हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी बायर है, जो भी देखना चाहे वो एक इसमें क्या प्रोविजनिंग करी गई है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल कि हर एक पता चला कई बार किलोवाट जो होता है पावर के कनेक्शन वो कम होते हैं या वाटर की सप्लाई ही कम होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी, बिजली और जो स्ट्रक्चरल बॉडी जो है उसकी जो लाइफ है, तो वो एक बहुत आवश्यक है कि हर एक बायर को पता हो। और वो तभी आ सकती है जबकि पूरा इसका डिजिटलाइजेशन हो, सारे इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सब वेबसाइट पे रहे और कभी भी जो भी इसे देखना चाहे उसे देख सके उस डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। अभी आपने जैसा कहा कि 3 कैटेगरी हो, मेरे हिसाब से जब अभी आप देख रहे होंगे कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनमें जो ओसी जारी किए हुए 10 साल हो गए, ठीक है। कुछ ऐसी है जिनमें प्रक्रिया चल रही है, कुछ ऐसी हैं जो जिनमें आगे जारी होनी है। तो वो 3 तरह की कैटेगरी ऐसी भी हो कि ये 10 साल से 15 साल वाली कैटेगरी की बिल्डिंगें हैं, ये आज से लेके अगले 10 साल तक की बिल्डिंगें हैं, और ये आने वाले दिनों के लिए ऐसी बिल्डिंग है जिनको दिया जाना है, अगले 5-7 साल बाद कंप्लीट होंगी वो। तो इन सब की मॉनिटरिंग के लिए भी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, मतलब जिसमें पब्लिक की भागीदारी हो या एक्सपर्ट की भागीदारी हो, जो हर साल बाकायदा अगर किसी की शिकायत आती है, किसी पब्लिक की शिकायत आती है, तो वो उसकी बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी रिपोर्ट पब्लिकली जारी हो, ताकि उस बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो बाजार में लेके जाते हैं कि भाई हम ये खरीद रहे हैं, तो उनका भी पता चले कि वास्तविकता में वो कितना काम कर रहे हैं। और अगर क्वालिटी उनकी खराब है तो ऐसे बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए ताकि वो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना कर सके। इसके बारे में आप क्या कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात करी है शर्मा जी, और इसमें बहुत ही आपने एकदम ठीक पॉइंट्स रेज किए हैं जो के इस तरह की कैटेगरीज हो बिल्डर्स को कि कब तक कंप्लीट होने जा रही है, कौन सी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें क्या कौन। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि 2 चीज अगर हम लेते हैं, स्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए स्ट्रक्चर तो हम मान लिया कि इतनी बीम डलनी है, इतना लोहा डलना है, और वो हम बाद में चेक करना बड़ा मुश्किल है उसका कि एक बार बिल्डिंग बन गई अगर कि उसमें कितना डीप गई है फाउंडेशन उसकी, और उसका कॉस्ट भी बहुत है। अगर ये वगैरह कराने लगे उसको अपना, तो उसका एक कॉस्ट बहुत आ जाता है उसको ऑडिट कराने का। और वो लोग जो है रेजिडेंट, तो वो यही बोलता है कि मेरे को तब तो बताया नहीं गया था कि स्ट्रक्चर वीक है या क्या है, और उससे मेरा एडिशनल कॉस्ट आ रहा है। वो एक और समस्या ये इसको आ जाती है। तो बात यही हो जाती है कि अगर हम ये जो डिफाइन कर सकें बिल्डर्स को कि डेफिनेशन उनकी कि हाँ भाई ये इस बिल्डर का सपोज डिफॉल्टर ही है, बिल्डर डिले करता है, मतलब पैरामीटर अगर हम और इसमें डीप जाए तो जो फॉर्मेट बनेगा उसमें हम उसके बिल्डर्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं कि वो किस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मे बी उसका स्ट्रक्चर वैसे ठीक हो, जो स्ट्रक्चरल उसने जो डिजाइन किया हो वो ठीक हो, उसने सपोज IIT से करा के लाया है वो डिजाइन, लेकिन उसमें कंक्रीट जो है वो ठीक मिला रहा है कि नहीं, क्योंकि प्लास्टर गिर रहा है फॉर एग्जांपल, मे बी पिलर का साइज ठीक है लेकिन क्वालिटी ऑफ जो कंक्रीट यूज हुआ है वो ठीक नहीं है। तो वो ऑडिट कौन करेगा?
अब वो ऑडिट जो है कि अब जैसे सपोज बहुत सारी इसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं आजकल की नई जो 5-5 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स है उसमें प्लास्टर ही गिर जाता है, कभी छत का प्लास्टर गिर रहा है, कभी दीवार का प्लास्टर गिर रहा है। तो वो एक बहुत जरूरी है कि इसका मतलब उसने जो बिल्डर ने है क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखा है। तो इन जैसे बिल्डर्स को पूरा आपने एक सही वर्ड यूज किया है बहुत, कि ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए इनको। ये जो इस तरह के जो है बिल्डर्स जो अपने क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनको टोटली ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरह रेरा बना और उधर एओ के लेकर बीच में विवाद होता है कि एओ ये नहीं कर पा रही, रेरा ने बीच में हस्तक्षेप किया, बिल्डर ने रेरा की बात नहीं मानी। तो जो इस तरह के डिस्प्यूटेड हैं उनमें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सबसे बड़ी मजबूती बिल्डिंग की है, तो वो जो शुरुआती दौर में चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो बायर्स हो, एओए हो, इन सबका कोई ऐसा चाहे तो वेबसाइट बने जिससे मॉनिटरिंग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखे, स्टेट गवर्नमेंट भी देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी की जरूरत होनी चाहिए। नहीं जी जी, जिसमें सिविल इंजीनियर्स हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो, जो एक यूनिट बना दिया जाए। भाई देखिए, वो रेरा कर सकता है, मैं अभी भी सोचता हूँ कि रेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्वालिटी का, और बनाया ही गया है इस वजह से। रेरा के जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। तो रेरा का जो रोल है, वो रेरा का रोल जो है बहुत ही ज्यादा इसमें आना जरूरी है, उसको जो मेजर रोल प्ले करना जरूरी है रेरा को। उसको ये देखना है कि जहाँ पर, अब रेरा के साथ भी दिक्कत ये आ गई है कि टाइम बहुत लगता है। अगर 2 या 3 साल लग रहे हैं अगर एक चीज को सॉल्व करने के लिए, तो फिर तो वो फेलियर है एक तरह से, अगेन वो सिस्टम का फेलियर हो जाता है। इसका मतलब बेटर चीज करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें शायद एक अलग से यूनिट बनाया जाए, जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, एक यूनिट बनाया जाए जिसमें सिविल बॉडीज हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, जो हैंडओवर के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल जब एओए हैंडओवर करती है तो उसमें एक सर्टिफिकेशन उनका भी हो, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रेरा की बॉडी हो या नोएडा अथॉरिटी की एक अलग से बॉडी बनाई जाए जो कि सिर्फ ये करे विद इन अ वीक्स टाइम अपना स्ट्रक्चर का उसका वो चेक करके बताए। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दूसरा एक और चीज अहम मुद्दा जो हम जो मिस कर रहे थे, एक वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि एक बार अगर सपोज स्ट्रक्चरल ऑडिट हो गया है और ठीक भी है, उसमें क्या होता है, अभी रेजिडेंट्स का भी रोल एक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस ना कुछ करें। देखिए, एक ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है कि जो अगर 5th स्टोरी पे कोई एक रहता है, वो अपना एक्सपेंशन वर्क करता है और वो बीच की दीवार, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को बड़ा करने के लिए बीच की दीवार तोड़ देता है कई बार। और इससे क्या होता है, इससे स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। ये एक बहुत जेन्युइन समस्या है। हालांकि इसमें गाइडलाइंस बनी हुई है, मॉड्यूल बायलॉज जो है उसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकता मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। तो अब वो कैसे, उसको एओए की कितनी ताकत है एओ के पास, अगर कोई अंदर अपने घर में जाके लेबर ले जाके चुपचाप इसको कर देता है, तो हाउ डज वन कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि कानून तो बना हुआ है कि नहीं करना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब इसमें नोएडा अथॉरिटी को या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को इस पे पूरा होना पड़ेगा, करे ना, कानून बनाने पड़ेंगे कि कोई भी अगर ऐसा पाया गया, इट इज अनसेफ फॉर एवरीबडी लिविंग इन दैट बिल्डिंग। अगर आप उसको बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अगर अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया इस तरह का, तो ये रेजिडेंट्स का रोल हो जाता है। ये बाद में रोल है कि स्ट्रक्चर को वीक ना करें, जिससे मतलब मैं दोनों पक्ष बताना चाह रहा हूँ कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष हो गया कि उन्हें ऑडिट करना चाहिए और ठीक चीज लोगों को दें, और लेकिन जब एक बार रेजिडेंट्स के पास आ गई तो रेजिडेंट का भी फर्ज बन जाता है कि वो ऐसा कुछ इस तरह की चेंजेस ना लाए उस स्ट्रक्चर में जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर वीक हो जाए और उससे लोगों को नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बहुत ही विस्तार से गुड़गांव की घटना के बाद जो लोगों की चिंता है उस पर विचार विमर्श किया, बहुत सारे मुद्दे उठाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत बहुत आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार आपका। थैंक यू। थैंक यू।